नमस्कार। आज उमंग, प्रेम और मस्ती के कवि हरिवंश राय बच्चन की 18वीं पुण्यतिथि है। हरिवंश राय बच्चन की कविता स्वप्न और यथार्थ की कविता है। उसमें एक ओर उनका स्वप्नदर्शी व्यक्तित्व व्यंजित होता है, तो दूसरी ओर वे अपने समय की समस्याओं से रूबरू होते हैं। बच्चन ने कहा था कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। सपनों का संसार लेकर चलने वाला कवि अपने समय की तल्ख हकीकत का सामना भी करता है। इसलिए बच्चन की कविता के कई रंग हैं, कई रूप हैं। 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद जनपद के अमोरा गांव में बच्चन का जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया। उसमें प्रथम वर्ग में इन्होंने उत्तीर्णता प्राप्त की। उसी समय एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी विश्वविद्यालय में, कहानी प्रतियोगिता, जिसमें इनकी कहानी सर्वश्रेष्ठ मानी गई थी। तो विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने अपनी रचना धर्मिता का बोध करा दिया था। 1930 में स्नातक करने के तुरंत बाद असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो जाने के कारण इनकी शिक्षा बाधित हो गई। आजीविका का प्रश्न सामने था। पहले इन्होंने चांद मासिक में काम किया, फिर मदारी का संपादन किया और दैनिक पायोनियर में भी संपादन सहयोगी रहे। इनकी काव्य रचना 1923 से ही प्रारंभ हो गई थी, किंतु इनकी पहली महत्वपूर्ण रचना एक कहानी के रूप में हृदय की आंखें 1931 ईस्वी में हंस में प्रकाशित हुई। इनका पहला काव्य संग्रह 13 हार 1932 में प्रकाशित हुआ। 1935 में मधुशाला प्रकाशित हुई। मधुशाला के प्रकाशन ने हिंदी काव्य जगत में एक युगांतर किया। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करते हुए बच्चन को यह लगा कि यह मधुशाला संसार का प्रतीक बन सकती है। मधु उमंग का प्रतीक मानकर इन्होंने मधुशाला की रचना की। मधुशाला के छंदों में जो गत्यात्मकता है, जो सौंदर्य है, जो जीवन का बोध है, वह अभिभूत करता है। मधुशाला के माध्यम से उन्होंने एक नए संसार की रचना का स्वप्न देखा था। एक ऐसा संसार जिसका हर दिन उत्सव का दिन हो, हर रात उत्सव की रात हो। मधुशाला में इसीलिए वे कहते हैं कि एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही सस्ती दीपों की माला, दुनिया वालों पर किसी दिन आप मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। उनकी मधुशाला एक ऐसे संसार के निर्माण पर बल देती है जहां भेदभाव नहीं हो, छुआछूत नहीं हो। वे स्पष्ट कहते हैं कि नहीं कभी कोई कहता तूने छू दिया मेरा प्याला, नहीं कभी कोई कहता जूठी कर दी तूने हाला, सभी धर्म के लोग यहां पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। वे यह भी कहते हैं कि बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। मधुशाला मस्ती का काव्य है,
उल्लास का काव्य है, उत्सव धर्मिता का काव्य है। दिनकर की दो और कृतियां जिन्हें मधु काव्य के रूप में आलोचकों ने परिगणित किया है वह है मधुबाला, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, और मधु कलश, जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। 1936 में बच्चन की पत्नी श्यामा देवी का देहांत हो गया। श्यामा देवी एक पतिभक्त महिला थी। बच्चन के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक नवयुवक कवि असमय अपनी पत्नी के निधन से व्यथित हुआ और व्यथा के स्वर गीत बनकर सामने आए और निशा निमंत्रण के रूप में वे संगृहित हुए। निशा निमंत्रण का कवि कहता है कि आज मुझसे बोल बादल, तम भरा तू तम भरा मैं, गम भरा तू गम भरा मैं, आज तू अपनी व्यथा से व्यथा मेरी तोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। इसी संग्रह में वे कहते हैं, अब मेरे वे गान कहाँ हैं, टूट गई मरकत की प्याली, लुप्त हुई मदिरा की लाली, मेरा व्याकुल मन बहलाने वाले अब सामान कहाँ हैं, अब मेरे वे गान कहाँ हैं। स्वर बदलता है। निशा निमंत्रण में कवि का एकाकीपन उसे व्यथित करता है। उसकी वेदना तीव्र होकर गीत बन जाती है। लेकिन उसी निशा निमंत्रण में कुछ ऐसे प्रगीत भी हैं जिसमें बच्चन का आशावादी स्वर भी मुखर हुआ है। एकांत संगीत और आकुल अंतर में भी बच्चन की जो विरह वेदना है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। 1939 में एकांत संगीत का प्रकाशन हुआ था। 1943 में आकुल अंतर प्रकाशित हुआ। 1941 में बच्चन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिर अपने आप को संबद्ध किया और इसी समय तेजी बच्चन से उनका विवाह हुआ। तेजी बच्चन उनके जीवन में आ चुकी थी। जिस बच्चन ने कभी कहा था कि हाय कितनी क्रूर दुनिया है, चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, हाय कितनी क्रूर दुनिया। वहीं जब तेजी बच्चन ने उन्हें संबल दिया, उन्हें भरोसा दिया कि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, जब अपने प्रेम से पुलकित किया, उस समय बच्चन ने कुछ ऐसे गीत लिखे हैं जो गीत प्रेम काव्य को एक नई भंगिमा देते हैं। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। तो ऐसे गीत, ऐसी रचनाएं बच्चन ने की हैं। उसके बाद बच्चन का स्वर फिर बदलता है। बुद्ध और नाचघर के पहले बंगाल का काल 1946 में, उसमें उनका यथार्थ बोध देखने लायक है। सूत की माला, खादी के फूल, दो चट्टानें, जिस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें मिला था, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज, उभरते प्रतिमानों के रूप, बुद्ध और नाचघर, चार खेमे 64 खूंटे, मिलन यामिनी, ये प्रणय पत्रिका जैसी कृतियां बच्चन की सुदीर्घ काव्य यात्रा का साक्ष्य देती हैं। 13 हार से जाल समेटा तक, जाल समेटा का प्रकाशन 1973 में हुआ था। बच्चन के 25 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। एक कवि के रूप में बच्चन ने जीवन को एक नया बोध, एक नया स्वर दिया। जब एक और उन्होंने यह कहा था प्रारंभिक दौर में कि हम जब जब जो करते हैं हम बाध्य वही हैं करने को,
वही बच्चन कहते हैं कि प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, मनुज पराजय के स्मारक हैं, मठ मस्जिद गिरजाघर, प्रार्थना मत कर मत कर मत कर। बच्चन ने लोक धुनों पर भी गीत रचे। वे लोक संवेदना के भी कवि हैं। लोक जीवन का उन्होंने गहरा साक्षात्कार किया है। वे कहते हैं कि जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछरी। तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का लोक जीवन मुखरित हो उठा है। दिनकर गद्यकार भी। दिनकर की आत्मकथा हिंदी की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में परिगणित है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का पहला खंड है जो 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा खंड नीड का निर्माण फिर 1970 में, तीसरा खंड बसेरे से दूर 1977 में और चौथा खंड 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। इन्होंने पंत पर भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उसमें बच्चन की आलोचना दृष्टि स्पष्ट परिलक्षित होती है। कवियों में सौम्य संत पंत 1960 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इन्होंने रूसी कविताओं का भी अनुवाद किया है। 64 रूसी कविताएं 1964 में प्रकाशित हुई। इन्होंने प्रवास की डायरी लिखी, तो डायरी विधा को भी इन्होंने समृद्ध किया है। 1983 में इनके पुराने सहयोगी अजीत कुमार के संपादन में इनकी रचनावली के 9 खंड प्रकाशित हुए। 1976 में इन्हें पद्म भूषण मिला। इन्होंने नेहरू का जीवन वृत्त भी लिखा है, उनका चरित्र चित्रण किया है, उनकी जीवनी लिखी है। तो बच्चन हमारे समय के एक अनिवार्य रचनाकार हैं। बच्चन की कविता में सौंदर्य बोध है, तो जीवन को समग्र रूप में पहचानने की शक्ति भी है। आ रही रवि की सवारी जैसी कविताओं में उनके प्रकृति चित्रण का वैशिष्ट देखा जा सकता है। तो उनकी ऐसी कविताएं भी हैं जिनमें निराशा के बाद एक नए संकल्प से उठने की प्रेरणा है। बच्चन की कविता अपने समय से संवाद करने वाली कविता है। उसमें वेदना है तो विद्रोह भी है, करुणा है तो उग्रता भी है। बुद्ध और नाच घर जैसी कविता में उन्होंने आधुनिकता की जो आपाधापी है उस पर कटाक्ष भी किया है। बच्चन आज भी हिंदी पाठकों के बीच उसी तरह जीवंत हैं जैसे वे अपने समय में थे। उन्होंने उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद भी किया है। तो बच्चन के कृतित्व के कई रूप हैं, कई आयाम हैं। वे कवि हैं। हिंदी प्रगीतों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे विरह काव्य लिखते हैं तो जीवन का काव्य भी लिखते हैं, उद्बोधन का काव्य भी लिखते हैं। वे जगाने का काम भी करते हैं। प्रेम और सौंदर्य के साथ वेदना और विद्रोह को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से स्वर दिया है। बच्चन के गद्य में भी लालित्य है। उनकी आत्मकथा में जो ईमानदारी है, जो प्रसंगों को रखने का चातुर्य है, वह अभिभूत करता है। बच्चन की आत्मकथा एक पूरे कालखंड को रेखांकित करने वाला रचनात्मक दस्तावेज है। प्रवास की डायरी में बच्चन का एकाकी मन भी व्यक्त हुआ है और विदेश और देश में क्या अंतर है
इसकी ओर भी उन्होंने संकेत किया है। तो बच्चन की 18वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा, नेपाली ने जैसे अपने बारे में कहा था कि मैं हूं अपना आप नमूना, मेरा अपना ढंग है, तो बच्चन का भी ढंग है, वह निराला है। और आज भी बच्चन का साहित्य हमें जागृत करता है, हमारे सौंदर्य बोध को तृप्त करता है। धन्यवाद।